मिताली उपमा। फर्स्ट संगम एज के बारे में कल तो बताया ना, जितना बताया उतना ही पता है, उससे ज्यादा पता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं है। तो जितना उपलब्ध है जानकारी उतना ही बताया। साउथ का रामायण कभी बाद में लिखा गया, वाल्मीकि रामायण गुप्त काल में लिखा गया है। चलो बलवीर, तो संगम काल का संबंध है हमें साउथ से। अब संगम ग्रंथों में जिस सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे डिफरेंस, प्रमुख अंतर तो ये है कि पूर्वी समाज वर्णों में बटा हुआ है, लेकिन पश्चिम संगम युगीन समाज वर्णों में नहीं बटा हुआ, वर्गों में बटा हुआ, वर्ग, क्लासेस। वर्तमान में जो कुछ भी लिखित स्वरूप में उपलब्ध है वो सब गुप्त काल में ही लिखा गया, प्राचीन में, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में। तो इनके वर्गों के बारे में जो ग्रंथ हमें बताता है वो है पुराना। 4 वर्ग की ये बात करता है पुराना। तुड़ियन, पाडन, पड़ेयन और कडम्बन, ये 4 ग्रंथ, 4 वर्ग हैं, सॉरी। ये उल्लेख है पुराना के ग्रंथ में, लेकिन अन्य ग्रंथों में भी उल्लेख है कुछ जो इनसे अलग है। वो वर्ग कौन से हैं? जो उच्च वर्ग है, जिनको हम ब्राह्मण के समतुल्य रख सकते हैं। ब्राह्मण तो नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि ब्राह्मण शब्द उत्तरी भारत से संबंधित है। उनको नाम दिया गया है शुद्धूम। ये वो ब्राह्मण थे जो उत्तर से दक्षिण भारत में आकर के बस गए थे। इनका एक और नाम मिलता है वेदमाल। वेदमाल का मतलब होता है जो वेदों के प्रतिकूल हो, प्रतिकूल चलने वाले, क्योंकि ये मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे। ताड़ी एक तरह का नशीला द्रव्य है, प्राकृतिक। क्षत्रियों के समतुल्य है अरसर। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली शासक थे, योद्धा थे। इन्हीं में कुछ जनजातियां भी थी शामिल, जैसे एक जनजाति थी मारवा। इनमें एक परंपरा पाई जाती है वेत्वी। वेत्वी एक परंपरा थी। वेत्वी का मतलब होता है गाय चुराना। तो ये परंपरागत रूप से गायों की चोरी करते थे और उनसे अपनी जीविका चलाते थे। अरसर में ही मारवा के अतिरिक्त एक और उपजाति पाई जाती थी, मलवर। ये डाकू थे। डाकू तो जानते ही हो आप। ये पहला शुद्धोम है, ब्राह्मण के समकक्ष। दूसरा अरसर है, क्षत्रिय के समकक्ष। तीसरा है वेनिगर। नहीं, सजा नहीं मिलती थी क्योंकि ये खुद शासक वर्ग के थे। वेनिगर यानी बनिया, वैश्य, व्यापारी के समकक्ष। तो इन्हें शक्ति या चक्ति के नाम से भी जाना जाता था।
इनके अंतर्गत कई प्रकार के व्यापारी आते थे, जैसे रस्सी की चारपाई बनाने वाला पुलैयम, रस्सी की चारपाई जिसको गांव में कहते हैं खटिया, खटिया सभी लोगों ने देखा होगा, फिल्मों में भी खटिया पे बहुत सारे गाने बने। एनियर, एनियर का मतलब होता था शिकारी। परदवर, परदवर कहते थे मछुआरे को, मछली मारने वाला। ये तीसरा वर्ग है। चौथा वर्ग हम पाते हैं किसान, या जिनको शूद्र से तुलना की जा सकती है, उनको कहते थे वेल्लाल, श्वेता। तो वेल्लाल भी दो तरह के, दो कैटेगरी के थे। एक बड़े और संपन्न किसान जिसका नाम था वेल्लालर, वेल्लालर यानी रिच फार्मर। इनका जो हेड होता था उसको कहते थे वेलिर। कुछ किसान थे जो मजदूरी करते थे, छोटे किसान थे, उनका नाम था कैसेडियर, सॉरी कदैसियर। ये मजदूर होते थे या दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। वेल्लालर बड़े बड़े जमींदार भी होते थे और इन्हें सरकारी पद दे दिए जाते थे, शासकों में इनकी शादी होती थी। लाइक जमींदार, ये चार वर्ग थे। लेकिन ये तुड़ियन, पाड़न, पड़यन, कडम्बन, ये पुरनानरू में लिखा हुआ अलग ही। कसेरियर में एक प्रमुख मजदूर जाति का नाम आता है पेरियार या परियार। परियार वो निम्न जाति के थे जो चमड़े का काम करते थे, पशुओं का चमड़ा उतारते और उनको बेचते थे। अच्छी बात थी कि इस युग में दास प्रथा नहीं पाई जाती है। शासकों के गुप्तचरों को कहा जाता था पर्रार। तो ये थी सामाजिक संरचना। विवाह की भी संरचना थी, जैसे विवाह को एक संस्कार माना जाता था। तो तोलकप्पियम नामक ग्रंथ, किस नंबर के संगम में इसकी रचना हुई है तोलकप्पियम की? इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। लड़का 18 वर्ष, लड़की 12 वर्ष, और 3 प्रकार के विवाह थे, पंचतिड़े, केक्किड़े, पेरुंदिड़े। पंचतिड़े दोनों लव अफेयर, प्रेम विवाह, वो गंधर्व विवाह। केक्किड़े में निम्न कोट के विवाह आते थे, असुर, राक्षस और पैशाच। पेरुंदिड़े में प्रजापत्र वगैरह बलपूर्वक ये भी विवाह किया जाता था। विधवा विवाह प्रचलित था। वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। वेश्या गणिकाओं को कहते थे प्रतियर। कुछ लोग नाच गा के घूम घूम के मनोरंजन करते थे, विडेलियर। सती प्रथा का भी प्रचलन था। कुछ स्त्रियों के कवियत्री होने के भी प्रमाण है, उन्हें कहते थे नच्चेलियर। विधवाओं का जीवन दुखपूर्ण था। पान सुपारी खाते थे। पान सुपारी इनके भोजन के बाद प्रमुख खाने का उपादान था। समाज में अंधविश्वास भी है, जैसे कौवा अगर बोले तो अतिथि आने की सूचना समझी जाती थी। जो स्त्री खुले बाल रखती है उसे अच्छा नहीं समझा जाता था। जादू टोना ये प्रचलित था। बरगद के पेड़ को पवित्र माना जाता था। ये मानते थे कि बरगद के पेड़ पर देवताओं का निवास है। आर्थिक जीवन इंपॉर्टेंट है इनका, संगम काल का। संगम ग्रंथों से हमें आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। खासकर ये केरला का जो राज्य है वर्तमान में, केरला के राज्य को कहते थे चेर। तो चेर राज्य प्रसिद्ध था भैंस,
कटहल, काली मिर्च, हल्दी, यहां से एक्सपोर्ट होता था। खेती महिलाएं करती थीं और संगम ग्रंथों में 5 प्रकार की जमीन का जिक्र मिलता है, जिससे इस बार प्रश्न भी आया था। ये 5 प्रकार की जमीन कौन थे? मर्दम, उपजाऊ जमीन जहां धान मुख्य फसल थी, इसको मर्दम कहते थे। कुरिंची, जो बागीचे की जमीन थी या जंगल की जमीन थी, बांस, चीड़, आम। मुल्ले, यहाँ पे पशुपालक ज्यादा रहते थे, चारागाह। नेथल, समंदर के किनारे वाली जमीन, समुद्र तटी, कोस्टल एरियाज। नमक और मछली का उत्पादन होता था। पाले, रेगिस्तान को कहते थे। पाले में रहने वाले लोग चोरी चकारी करते थे। तो यहां तक तो समझ में आई बात। अब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनका कुछ विश्लेषण करते हैं। जून 2015 में आया था। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? चेर, पांड्य, सतीपुत्र और चोल। पांड्य। निम्नलिखित में से कौन तीसरे संगम का अध्यक्ष था? जून 2015 में पूछा है। इरुंडयार, त्रिपुर, मेरठ, नकीरर, मुदेन गरियर। हाँ, मोती का भी उल्लेख किया है। कौन सा तमिल कवि कांची से संबंधित था? अप्पर पड़रड़, मामूलनाथ और सुंदर मूर्ति। अप्पर और सुंदर मूर्ति। कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? जून 2016 का प्रश्न। एहनानेरू, कुरल, तोल्काप्पियम, पद्यपाद। तोल्काप्पियम। आरंभिक तमिल साहित्य किसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? 2019 का प्रश्न है। जाति प्रथा की अनुपस्थिति, एक जटिल राजनीतिक और आर्थिक तंत्र, आर्य प्रभाव की वृद्धि, एक कठोर जाति व्यवस्था।
मैंने अभी बताया समाज में वर्ग तो था लेकिन जाति नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन तीसरे संगम का अध्यक्ष था? जून 2015 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इरुंडयार, तिरुपुर, मेरठ, नक्कीरर, मुदी नगर। नकीरर। तमिल लेखकों में तीसरे महान संगम की पीठ कहाँ स्थित थी? उत्तरी मदुरा, कांची, गंगई कोंड, चोलपुरम, तंजावुर। उत्तरी मदुरा। तोलकाप्पियर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2012 का एक प्रश्न है। तोलकाप्पियर अगस्त के शिष्य हैं। तोलकाप्पियर ने अन्नानूरू की रचना की। तोलकाप्पियर पहले संगम के अध्यक्ष हैं। नकीरियर तोलकाप्पियर के शैलकार हैं। आते हैं अब इसके व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में समझ लेते हैं। प्लिनी ने एक किताब लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका। इसमें रोम के साथ, ये रोम है यूरोप में, संगम काल के व्यापार का उल्लेख किया है। क्योंकि रोम के शासक थे ऑगस्टस। इनके सर्वाधिक सिक्के मिले हैं दक्षिण भारत में इस टाइम में। ऑगस्टस के बाद अगले शासक रोम के आए टाइबेरियस। इनके काल में व्यापार में गिरावट आ गई। तो रोमनों ने पहली बार भारत में व्यापार करने के लिए कॉलोनी बसाई दक्षिण भारत में, और अपनी सेना भी रखी, सैनिक टुकड़ियां रखी व्यापारियों की सुरक्षा के लिए। खासकर कावेरीपट्टनम में, जिसको पडोक नाम यहाँ पे है, पडोक, यहाँ पर एक यूनानी बस्ती का प्रमाण मिलता है, उसके अवशेष मिले। अरिकमेडू में, पौंडीचेरी में खुदाई में रोमन दीपक, रोमन बर्तन, ये अवशेष पाए जाते हैं। तो एक तरफ यूरोप से व्यापार संगम काल में चल रहा था, दूसरे हम देखते हैं कि थल मार्ग से चीन में भी व्यापार चल रहा था, चीन से भी, इधर मिस्र से भी व्यापार चल रहा है, और श्रीलंका के साथ भी, और यूनान के साथ। ग्रीस को यूनान कहते हैं। यानी भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास बहुत ही पुराना है, अंग्रेजों के साथ ही नहीं शुरू हुआ। खासकर किताब के बारे में सभी लोग जानते होंगे, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। इसमें दक्षिण के बहुत सारे बंदरगाहों की सूची दी गई है जो यहाँ पे डॉटेड है। नोरा, टुंडी, मुशीरी, निलसंदा, कोरकई। कोरकई को पोलची कहा गया, ये कोरकई है यहाँ पे। ये बेसिकली समुद्री मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पर्ल्स। प्लिनी लिखता है कि यहाँ से मोती कैदियों के द्वारा निकलवाया जाता था और कैदियों के द्वारा मदुरा के बाजार में बिकवाया जाता था। पेडोक नाम अरिकमेडू का है, और उरायूर एक बस्ती है। उरायूर बेसिकली कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध था, कॉटन। तो उसमें अंतरराष्ट्रीय निर्यात भी होते थे। गरम मसाला, हाथी दांत, रेशम, मोती, रत्न, नीलम, तोता, मोर, बंदर, ये सब निर्यात होते थे। और विदेशों से लाया जाता था घोड़ा, सोना, शीशा, शराब, ये आयात होते थे।
21 ईसा पूर्व में उल्लेख है कि ऑगस्टस के दरबार में साउथ इंडिया से भड़ोच बंदरगाह से, जिसको भृगु कक्ष, यहाँ मैं अपने भृगु कक्ष दिख रहा होगा, यहाँ से जल मार्ग से ऐसे होते हुए रोम एक साउथ इंडियन व्यापारिक दल पहुंचा था रोम। उस समय रोम का था ऑगस्टस राजा, जिसके नाम पे हमारे कैलेंडर में एक महीने का नाम है अगस्त। ये जो कैलेंडर के महीनों के नाम है रोमन राजाओं के नाम पे है। जूलियस सीजर के नाम पे है जुलाई, ऑक्टोबरनियस के नाम पे अक्टूबर, जेन्यूर के नाम पे है जनवरी, तो ये विदेशी व्यापार में दलाल बड़े एक्टिव होते थे और ये दलालों के माध्यम से विदेशी व्यापार किया जाता था। ये दलाल मिलते थे यहाँ बीच से, सिकंदरिया से, अलेक्जेंड्रिया से, या तो यहूदी या तो यमन। तो भारत में बहुत सोना आता था इन विदेशी व्यापारों से। तो इस मैप में आपको जो दिखाया गया है वो पेरिप्लस ऑफ एथेंस की नाविक का यात्रा पथ दिखाया गया है। और प्लिनी लिखता है कि हमारे देश का सारा सोना विलास की वस्तु खरीदने के लिए भारत चला जाता है और हर साल 60 करोड़ सेस्टर्स की हानि होती है रोम को। सेस्टर्स उस समय रोम का सिक्का था। तो इस तरह से साउथ इंडिया बहुत ही समृद्ध हो गया। ये समृद्धि अंत तक बनी रही। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने धन प्राप्ति करने के लिए साउथ इंडिया को जीता था। यह धन ऐसे ही विदेशी व्यापार से ही आया था। इसके बाद आता है धार्मिक स्थिति, धर्म। तो कल मैंने इस पे विस्तार से चर्चा की थी कि उत्तर भारत के धर्म को दक्षिण भारत कौन ले गए। ऋषि अगस्त। अगस्त के नाम के साथ साथ एक और ऋषि का नाम आता है कौंडिन्य। इन दोनों ने भगवान शंकर के जो पुत्र हैं, दूसरे पुत्र कार्तिकेय, इनकी पूजा शुरू करवाई मुरुगन के नाम से। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं, युद्ध के देवता हैं। इसके पीछे कारण था कि संगम में जो वीरता और शौर्य की गाथाएं संगम कविताओं में हैं, जिनके कारण इनको पुरस्कार प्राप्त होता था कवियों को, वो युद्ध के कारण है। तो युद्ध को महिमा मंडित किया गया। राजा लड़ते रहे, मरते रहे, ब्राह्मण कविता करते रहे और पुरस्कार पाते रहे। तो राजाओं का काम था मरना, ब्राह्मणों का काम था मजे करना। तो देवता भी हमारे युद्ध के ही होने चाहिए, तभी तो वो आदर्श स्थापित होगा। मुर्गन का एक और नाम मिलता है वेलन। बर्छा इनका अस्त्र है, मुर्गा इनकी सवारी है, पहाड़ों में रहते हैं। इनकी एक पत्नी का नाम है कुर्वश, जनजाति पत्नी है। दक्षिण भारत में एक जगह है आदि चनल्लू, शव के साथ कांसे का मुर्गन यहां से मिला है। मुर्गन की एक विशेष पूजा होती है जिसमें एक विशेष प्रकार का नृत्य किया जाता है बेलन का, उसको कहते हैं वेलनाडल। तो कार्तिकेय सबसे बड़े देवता हैं। इसके बाद इंद्र का स्थान आता है। पुहार का जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता था, इसमें विशेष रूप से इंद्र की पूजा होती थी और इंद्र का मंदिर है पुहार में। इंद्र के इस मंदिर को कहा गया वज्रकोट्टम। भगवान कृष्ण की भी उपासना चरवाहे के रूप में। विष्णु, सरस्वती, शिव, बलराम, जिसे विष्णु का नाम संगत साहित्य में मिलता है तिरुमल। तिरुमला का मंदिर आपने सुना होगा, भगवान विष्णु का मंदिर है।
विन्नागर में भी भगवान विष्णु का मंदिर। बलि प्रथा थी। युद्ध में जीत की देवी थी कुर्रबल। परशुराम के माँ की पूजा होती थी मरियम्मा देवी के रूप में, और उसमें बकरे की बहुत बलि दी जाती थी। तो बौद्ध और जैन धर्म भी प्रचलित थे। राजनीति चोर, चेल और पांड्य, इन तीनों में वर्चस्व की लड़ाई थी। सबसे पहले चोलों का उदय हुआ, और इसका सबसे महान राजा हुआ करिकाल। इसने फुहार को अपनी राजधानी बनाई। हालांकि ऐतिहासिक शासक है, लेकिन पहला शासक ये नहीं है। चोलों का पहला शासक है उर्वपहर्रे इलंजेती चेन्नी। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, कोई खानदान का नाम नहीं है। उर्वपहर्रे इलंजेती चेन्नी। तो ये अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। उर्वपहर्रे इलंजेती चेन्नी, सुबह से शाम तक बोलो, याद हो जाएगा। इसके उत्तराधिकारी हुए एलारा। एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया और 50 साल तक श्रीलंका पर राज्य किया। तीसरे नंबर पे आते हैं करिकाल। करिकाल का मतलब है जिसके पांव जले हों। पत्तु पत्तु में इनका इतिहास मिलता है। इन्होंने 2 लड़ाइयां लड़ी। वेड़ी का युद्ध, 11 राजाओं को हराया। वाहिब्रंदलई का युद्ध, 9 राजाओं को हराया। शिल्पाधिकारों में लिखा है कि इन्होंने दक्षिण भारत से लेकर के हिमालय तक जीत लिया था। निश्चित ही अतिशयोक्ति है। श्रीलंका को भी जीत लिया था। फुहार की स्थापना की। कावेरी नदी बहती थी, उस पर बड़ा सा बांध बनवाया 160 किलोमीटर का। श्रीलंका जीतने के बाद ये 1200 गुलाम लाया था बंदी बना करके, इनसे इसने ये बांध बनवाया। पत्नी नेपाल एक किताब लिखी गई इसके राज्य में, तो इतना खुश हो गया, इससे प्रभावित हो गया कि इसके रचयिता को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दिया। करिकाल की एक बेटी का नाम शिल्पाधिकारम में आता है, आदिमंदी। इसका पति था अत्तन अत्ती, जो कावेरी नदी में डूब के मर गया, लेकिन आदिमंदी ने अपने सतीत्व से उसको फिर से जिंदा कर दिया। करिकाल के बाद एक महत्वपूर्ण राजा आते हैं, पेरुनर किल्ली। इनकी प्रसिद्धि इसलिए है कि इन्होंने राजसूय यज्ञ किया। इसके बाद है सेनगणम। स्पाइडरमैन थे ये। इनके शरीर में पूरे स्पाइडर की तरह जाले बने हुए थे। इनके बाद कोई महान राजा हुआ नहीं। फिर चोल डायनेस्टी लड़खड़ा गई, और 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय हुआ विजयालय के प्रताप से। इसी तरह से पांड्य, इनकी भी अपनी गाथा है। सती अनसुईया कौन? पांड्यों की राजधानी है मथुरै, और इनका राजकीय चिन्ह है मछली। और पहला ऐतिहासिक शासक है निंडियोन। ये बहुत लंबा था। निंडियोन का मतलब ही होता लंबा वाला। नहीं, सती अनसुईया तो देवताओं की माता थी। निंडियोन ने एक नदी खुदवाई थी, पहरुली।
और समंदर की पूजा करवाई, शुरू करवाई। पलसाल इमुदुकुदुमी दूसरे राजा। इनको यज्ञ करने का बहुत सवाल था, और अशोक ने जैसे 64,000 स्तूप बनवाए, इन्होंने पूरे देश में यज्ञशालाएं बनवा दी, यज्ञ भी किया। फिर नेंडुजेरियन, ये सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक है, इसने सभी को हराया। चेरों को हरा करके इसने उपाधि लिया तलयालंगानम। इसके बारे में व्यापक जानकारी का स्रोत है ग्रंथ मदुरई कांची, जिसमें इसके कुशल शासन का वर्णन है। नेंडुजेरियन के ही टाइम में शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन को मौत की सजा दी गई थी। अगले हैं वेरिवर शैलीय। इनको भित्ति चित्र देखने का बड़ा शौक था, नेंडुजेरियन के छोटे भाई थे, और भित्ति चित्रों को देखते देखते मर गए, इसीलिए इनको उपाधि दी गई चित्तिर मार्दत्तुंचीयर वारमरण। चित्तिर मार्द तुंजी वारमरण। याद नहीं करना, सुन लो बस। तो पांड्य राज्य का अंतिम ज्ञात शासक है नल्लिवकोदम। तो यहां पांडवों का इतिहास खत्म। इसके बाद है चेर। चेरों की राजधानी है वांजी, जिसको करुयूर के नाम से जानते हैं। दूसरी राजधानी है तोंडी। इसका राज्य था धनुष। तमिलनाडु को, केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा मिला के चेर राज्य बना था। तो इसके भी नाना प्रकार के विचित्र शासक हुए हैं। पहला शासक है उदयनचेरल। कुरुक्षेत्र की लड़ाई उस समय चल रही थी जब ये राजा था। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी योद्धाओं ने सहभागिता निभाई थी, उनको ये भोजन कराया था, महाभारत। इसलिए इसकी उपाधि थी महाभोजन। उदयनचेरल के बाद आते हैं नेंडुजेरल आदम। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने हिमालय तक हिंदुस्तान को जीत लिया, उस पर धनुष बना दिया हिमालय पर। यूनानी बस्ती बसी थी इनके काल में, इन्होंने यूनानियों को हराया। यूनानियों ने जब पैसा दिया तो उनको छोड़ दिया। इनके छोटे भाई थे कुट्टवन। इनके पास हाथी बहुत थे। फिर है शेन गुट्टवन, चेर वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक। इनका गुणगान किया परड़र ने। परड़र, ये बड़े भले आदमी थे, इसलिए इनको भला चेर कहते हैं, लाल चेर भी कहते हैं। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसने पत्नी पूजा शुरू करवाई, कि अपने पत्नी की पूजा करो। दशगीत नाम के ग्रंथ में इनके पूजा के बारे में मिलता है। इसको कन्नगी पूजा भी कहते हैं। और इसने नौसेना बनाई। तो ये कुछ कुछ शासक थे।
इसी वंश में आगे आते हैं पेरुंजेरल इरनपोरई। इन्होंने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती कराई, शुरू कराई। चेर वंश का अंतिम शासक है कुतक कोलंगई जेरई इरमपोरई। तो ये है चेर, चोल और पांड्य के शासकों के बारे में। यहां तक बात समझ में आई? सारे लोग को नहीं लग रहा समझ में आई? अब हम बात करेंगे संगम प्रशासन की। ये कुल संघ था, यानी कुछ परिवार शासन को चलाते थे। हेरिडिटरी था। राजा और देवताओं को कहते थे को। राजा का बर्थडे नेशनल फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था, महान दिवस, इसे कहते थे पेरुनल। युवराज को कोमहन और राजा के दूसरे बेटे को इलंगो। पुरानानरु ग्रंथ में चक्रवर्ती राजा की चर्चा है। जैसे ऋग्वेदिक काल में हम सुनते हैं सभा और समिति, ऐसे ही राजा की सभा थी नालवे। एक और थी मनरम, मरनम। ये सर्वोच्च न्यायालय का काम करती थी। सार्वजनिक स्थल को कहते थे पोडियाल। 5 परिषदों का नियंत्रण होता था। अमेचार मंत्री, पुरोहितार पुरोहित, सेनापति यार सेनापति, दूतारतूत और रार गुप्तचर। तो संगम प्रशासन कुछ इस तरह से बटा था कि मान लीजिए ये राज्य है, इस पूरे संगम राज्य को कहते थे मंडलम। मंडलम यानी राज्य, स्टेट। राज्य बटा हुआ था जिलों में। जिलों कहते थे नाडु। नाडु फर्दर डिवाइडेड था शहरों में। शहरों कहते थे पुर। शहर डिवाइडेड थे गांव में। गांव 3 तरह के होते थे, पेरुल, बड़ा गांव, मधुर, पुराना गांव, शिरूर, छोटा गांव। इस तरह से डिवीजन है। अब मान लो इस तरफ समंदर है, तो समंदर के किनारे तटीय क्षेत्र को कहते थे पट्टनम। मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम। और इस पट्टनम में जो बंदरगाह होते थे, मान लो बंदरगाह है, यहाँ पे नैया आती है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, तो बंदरगाह का नाम था पुहार। अब जैसे ये लैंड है और ये लैंड है, बीच में समंदर है, और ये दोनों लैंड एक दूसरे के हैं, क्या होंगे एक दूसरे के?
क्या होंगे? पड़ोसी। तो पड़ोसी एरिया को कहते हैं पक्कम। शहर या गांव को नॉर्मली बुलाते थे, जैसे अभी कहते हैं ना कि आपका ठिकाना किधर है, आपका निवास किधर है, आप रहते कहाँ हैं। तो गांव को कहते थे चेरी, या शहर को या गांव को। गांव से एक सड़क निकलती थी जो दूर तक जाती थी। ये जो सड़क दूर तक जाती थी मुख्य मार्ग था। इस मुख्य मार्ग को कहते थे सलाई। और गांव में अंदरूनी गलियां होती थी। इन गलियों को कहते थे तेरू। तेरू गलियां, गलियां तेरू गलियां, तेरू। तो ये समझ में आ गया इनका डिवीजन। अब हम जानते हैं कि इनका जो आर्थिक स्रोत है वो भूमि कर है, लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू को कहा जाता था कुडमे या इरय। और जमीन नापने की जो इकाई थी, ये जमीन है मान लो, तो इसकी इकाई जैसे अभी एकड़ होती है, डिसमिल होती है, बीघा होती है। तो एक इकाई को कहते थे माँ या माँ या बेली, भूमि मापने की इकाई को। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने पर एक टैक्स लगता है, पथकर, टोल टैक्स। पथकर कहते थे या तो उल्गू को या तो शुंगम को, यही दो नाम थे, शुंगम या उल्गू, पथकर या सीमा शुल्क। राजा को भी शुल्क दिया जाता था या टैक्स दिया जाता था। ये कौन है? राजा। पथकर जो रास्ता चलने के लिए जो टैक्स दिया जाता था उसे कहते थे उल्गू या शुंगम। और राजा जी को जो टैक्स दिया जाता था उसको कहते थे कुदमै। इसके तीन नाम थे, कुदमै या पादु या पादु बाड़ू। जो इलाका टैक्स देता था, मान लो ये इलाका है, इसे टैक्स राजा वसूलता है, तो इस इलाके को कहते थे वरियम बाड़ी। वरियम बाड़ी। तो टैक्स वसूलने का व्यक्ति अधिकारी भी होगा। टैक्स वसूलने के अधिकारी को कहते थे वरियार। और ये टैक्स होता था उपज का 1/6वां हिस्सा।
न्याय में राजा तो सर्वोच्च अधिकारी था, न्याय के लिए हमेशा ही होता है। और राजा के न्यायालय को क्या कहते थे, मैंने पीछे भी आपको बताया। कौन बताएगा? वेरी गुड, गुड़िया। मनरम। तो राजा मनरम में बैठ करके न्याय करता था। वरियम बारी वो जमीन जिस पर राजा को कर दिया जाता था। राजा का जो सेनापति था वो बड़ा अनाड़ी था, उसको कहते थे अनाड़ी। अनाड़ी बने सेनापति। मरे हुए जो व्यक्ति मर जाता था, उन मरे हुए सैनिकों के लिए राजा जी एक स्तंभ बनाते थे। और उनके वीरता की गाथाएं लिखी जाती थी अशोक के अभिलेखों की तरह। इन स्तंभों को नाम दिया जाता था वीरकल या वीरगल। तो ये वीर गाथाओं के बारे में सूचना मिलती है एक इंपॉर्टेंट संगम ग्रंथ में। इस ग्रंथ का नाम है किल्लवल्ली। किल्लवल्ली। दिस इज ऑल अबाउट संगम डायनेस्टी। जो जानने योग्य था आपने जान लिया। अब कुछ पीवाईक्यूज हैं संगम से रिलेटेड, और तो हमारे पास अभी 15 मिनट बचे हैं, तो कुछ पूछना है इसमें किसी को? सब समझ में आ गया? अपने पड़ोसी को जाके बोलो कि तुम मेरे पक्कम हो, बहुत मार मारेगा। या सुबह उठना और बोलो हेलो पक्कम। हाँ जी रिंकू, नोट्स अवेलेबल है। हाँ जी यार, क्या है ये? तुम्हारे पक्कम तुमको पका रहे हैं। युद्ध में वीर गति के सैनिकों स्मृति में पाषाण मूर्तियां स्तंभ स्थापित किए जाते थे। इनको नडुकल या वीरक्कल कहा जाता था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि किसी योद्धा की मृत्यु युद्ध भूमि में नहीं हुई है तो अंत्येष्टि क्रिया के पहले उनका शरीर तलवार से काट दिया जाता था। उसको कहते थे वत किरुतल। अब यही सब पढ़ना चाहते हो, तलवार से काट देना। भयानक चीजों को मैं ज्यादा नहीं बताता। कन्नगी पूजा के बारे में, कन्नगी के बारे में तो मैंने कल आपको बताया था, कन्नगी ने कैसे क्या क्या हीरोइक एक्ट किए थे। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रथा उस समय थी तलवार से काटने की, अभी भी आपको पता है कि मृतक के सर को फोड़ दिया जाता है। जब उसको जलाया जाता है तो उसके सर को फोड़ दिया जाता है। सुना किसी ने? इसको कहते हैं कपाल क्रिया। नहीं सुना? स्मशान घाट में मृतक को जलाने के बाद उसके सर को
फोड़ दिया जाता है। नहीं, तलवार से काटने का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। मृतक के सर को इसलिए फोड़ दिया जाता है कि उसके पीछे एक प्रतीक है। ये हमारा शरीर है। जब हम बैठेंगे तो ऐसे ही। हाँ, मैं भी इसी पैराग्राफ के ही कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो रीढ़ की हड्डी हमारी जो होती है ना, ऐसी योग की मान्यता है कि इसमें 7 चक्र होते हैं। नीचे मूलाधार चक्र है, उसके ठीक नीचे स्वादिष्ठान है, नाभि के पास मणिपुर चक्र, इसके ऊपर अनाहत चक्र, गले के पास विशुद्धि चक्र, मस्तक में आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र। तो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा इन चक्रों को जागृत करती हुई ऊपर उठती है और फाइनली हमारे सहस्त्रार चक्र को भेदते हुए ये ऊर्जा पार ब्रह्म में समा जाती है, ब्रह्म में विलीन हो जाती है। ये ऊर्जा जब बहुत ही त्वरा से विलीन होती है, बहुत ही ऊर्जा के साथ विलीन होती है, तो कभी कभी सिर फट जाता है, सिर में दरार आ जाती है और साधक की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो उसको बुरा नहीं माना जाता, उसको अच्छा माना जाता है। उसको ये माना जाता है कि शरीर का जो सर्वोत्तम उपयोग हो सकता था वो कर लिया गया, इससे बेहतर उपयोग नहीं हो सकता। अब शरीर मिट भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के परम ज्ञान प्राप्त करके गया यहाँ से। ये जो छेद बन जाता है, फट जाता है, इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। और प्राचीन काल में एक व्यक्ति को नहीं होता, हजारों हजारों को होता था ऐसा, क्योंकि हमारे वैदिक ऋषि का एक ही उद्देश्य था, मुक्ति, आवागमन से मुक्ति। तो ध्यान समाधि में ही रहते थे, और समाधि का मतलब ही है कि सहस्रार से ऊर्जा मुक्त हुई और सर को फोड़ते हुए ब्रह्म में चली गई और व्यक्ति खत्म। ये घटना इतनी घटी है, लाखों करोड़ों की संख्या में घटी है। हाँ, विवेकानंद का भी ऐसे ही हुआ था। तो कि समाधि का मतलब ही हो गया मृत्यु। आपसे कोई कहे कि उन्होंने समाधि ले लिया तो आप समझोगे कि मर गया। हाँ हाँ, कर लो रिजेंट। तो चलो, ये बड़ी ही शुद्ध प्रक्रिया थी। तो बाद में ये तो खत्म हो गई, लेकिन इसका प्रतीक रह गया तो सर फोड़ दिए। लेकिन ये होना चाहिए आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से, नहीं कि पत्थर मार के सर फोड़ दिए। तो सर फोड़ना बाकी रह गया। बाकी मतलब एक स्थिति होती थी कि ऊर्जा जागरण के अनुसार सर फूट गया और आप मुक्त हो गए। दूसरी स्थिति है कि सर मरने के बाद सर पटक के फोड़ दिए और दिखा रहे हैं, देखिए इनकी मृत्यु कैसे हुई है, ये तो पार हो गए, ये तो ब्रह्म को उपलब्ध हो गए। जबकि ऐसा कुछ नहीं, ये पाखंड बन गया। इसी तरह से वीर गति का प्राप्त का मतलब है कि वह, उसकी मृत्यु हुई है युद्ध में लड़ते लड़ते, घायल होकर के, चोटिल होकर, और वो शहादत एक बहुत ही रिस्पेक्ट की घटना है, शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त। कुछ लोग ऐसे भी वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, चोट ही नहीं लगी है, मतलब युद्ध भूमि में जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया, मर गए, डर से मर गए, भाग खड़े हुए, गिर के मर गए, घोड़े ने तेज से डकार ले ली, मर गए। ऐसे भी योद्धा होते थे। हाथी चिघाड़ा, कूदे मारे डर के, तो भी मर गए। अब इनकी इज्जत कैसे बचाई जाए? तो इज्जत बचाने के लिए उनका तलवार, मरने के बाद तलवार से उनका शरीर को काट दिया जाता था, ये दिखाने के लिए कि हमारा ये जो मिस्टर बबलू है, मिस्टर बबलू को बहुत बुरी तरह से दुश्मन ने मारा और अंतिम समय तक लड़ते 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 तब जाके इन्होंने अपना प्राण दिया। तो जान तो गई किसी भी वजह से कि ये कौन फोटो खींच के बैठा है, सीसीटीवी कैमरा तो होता नहीं था कि असलियत बता दे। तो अपने लोग ही मतलब के शरीर को काट देते थे, ये शो करने के लिए कि ये बहुत ही दुर्घर्ष संघर्ष के बाद इनकी मृत्यु हुई है, साधारण मौत मर के नहीं गए। अपने बेटे को बताते तुम्हारे पापा पीठ पे गोली खाए थे, पीठ पे भाला खाए थे, तुम उन्हीं के बेटे हो, पीठ मत दिखाना दुश्मन को, इसलिए काट देते थे। समझ गए? हाँ जी, कौन रेज हैंड किया था, कहाँ गए? सर मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ, जो क्लास मैंने मिस किया है वो कैसे करूंगी? रिंकू सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है।
आप कवर कर सकते हो, रिकॉर्डेड है इसी में। और किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अच्छा एक बात और, रेज हैंड करने के लिए किसी को भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रेज हैंड करते हो तो मुझे यहाँ पे अपीयर हो जाता है, ठीक है? तो कोई भी डाउट हो, यू कैन रेज योर हैंड विदाउट आस्किंग। ये फाइनल लीडर बोर्ड है। प्रियंका फर्स्ट, अमृत सेकंड, विदुषी थर्ड, हर्षित, काजल, गुंजन, फूलचंद, चंचल, गुड़िया, सपना। तो इसी के साथ इस सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं।